हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पे। और बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, विराम चिन्ह, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया है। अब वो वर्णमाला जो है पूरा देखें और अच्छे से उसको तैयार करें। ठीक, वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उस हमारे वीडियो में से आपको फंसेंगे, हूबहू क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन की सीरीज भी बाद में कराऊंगा। फिलहाल मैं टॉपिक आपको पढ़ा कर ख़त्म कर दे रहा हूं जल्दी से जल्दी, आप उस टॉपिकों को देख लीजिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, तो आज जो है हम विराम चिन्ह लिए हैं, और विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव, रुकना। विराम मतलब ही होता है रुकना, यानी जहाँ पर हमको हिंदी पढ़ते समय रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। तो हिंदी पढ़ते समय हमें उन स्थानों पर रुकना होता है। ठीक, तो इन्हीं विराम चिन्हों को पूछा जाता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, ठहराव या रुकना। ठीक, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। ठीक है, तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या जो है 20 मानी गई है। ठीक, उसके अलावा भी और कुछ विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कि मैंने एक और लिया है जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब ये होता है जहां हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है, और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है एक कामा होता है। तो इंग्लिश में हम लोग कामा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आप उसको कामा नहीं बोलेंगे, हिंदी में आप उसको अल्प विराम बोलेंगे। ठीक है, अल्प विराम। फिर बात आती है अर्ध विराम। अर्ध विराम ये हो गया अल्प विराम। और फिर बात होती है अर्ध विराम। तो एक ऊपर बिंदी होता है और नीचे एक कामा होता है, तो ये होता है अर्ध विराम। ठीक है, ये होता है अर्ध विराम। फिर बात आती है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के लिए एक पाई खींची जाती है, पूर्ण विराम के लिए एक पाई खींची जाती है। ठीक है, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है, वाक्य के अंत में जो लगता है वह पूर्ण विराम होता है। और किसी बात को करते समय थोड़े समय के लिए जब रुकना होता है तो अल्प विराम लगता है। ठीक है, और किसी डिग्री उग्री को बताते समय जहां रुकना पड़ता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हम लोग उप विराम या अपूर्ण विराम। उप विराम या अपूर्ण विराम। तो जो विसर्ग जैसा चिन्ह होता है, जो विसर्ग जैसा चिन्ह होता है उसको हम लोग अपूर्ण विराम या अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण विराम या अल्प विराम। तो हमने अभी क्या सीखा? जो कामा जैसा चिन्ह होता है वह हिंदी में अल्प विराम कहलाता है। एक बिंदी ऊपर नीचे जो है कामा जैसा है तो वह अर्ध विराम है। एक खड़ी पाई जो है पूर्ण विराम कहलाती है। और विसर्ग जैसा जो चिन्ह होता है वह उप विराम कहलाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। ठीक, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह जो होता है एक खड़ी पाई होती है, एक खड़ी पाई होती है और खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी होती है। तो हम लोग इसको आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे कहीं कहीं आप जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आप के रूप में भी आप जानते होंगे। निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह। निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह, या इसको हम लोग कहेंगे सामासिक चिन्ह। ठीक है, सामासिक चिन्ह ये ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया निर्देशक चिन्ह। किसी चीज को कहकर फिर निर्देश देते हैं तो उसके बाद कुछ कथन कहते हैं, तो ये निर्देशक चिन्ह होता है, थोड़ा बड़ा होता है ये। कोष्टक। कोष्टक आप जानते ही हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार का आएगा, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक, किसी चीज को अगर हम लोग विशेष रूप में बताते हैं तो कोष्टक में रखकर बता देते हैं, इसका अर्थ है ये होता है। ठीक है ना। उसके बाद है अनवरत चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अनवरत चिन्ह या उद्धरण चिन्ह यानी किसी की कही हुई बात को हम हूबहू उसी रूप में कहें, किसी की कही हुई बात को हम हूबहू उसी रूप में कहें, या किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों हम लोग कहें, तो वहां पर हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह 2 तरह से होते हैं। एकारा उद्धरण, जैसे एक कामा होगा उल्टा, ठीक है, डॉट 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 कुछ लिखा रहेगा फिर कामा होगा, और एक होता है 2 कामा हो गया उल्टा, डॉट 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 लिखा रहेगा और एक कामा हो गया।
अब उद्धरण चिन्ह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षाओं में उद्धरण चिन्ह को पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों करना उद्धरण चिन्ह का उदाहरण होता है, उसे हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, ये देखिए ये आया अर्ध विराम, थोड़ा सा रुकना था। क्या कहा? सुरेश चालाक लड़का है। ठीक है, सुरेश चालाक लड़का है। अब इसकी जो राम ने हुबहू कहा उसी चीज को हमको कहना था कि सुरेश चालाक लड़का है, तो इसको हम लोग उद्धरण चिन्ह के बीच में रखें। यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखना, कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए आगे वाले चिन्हों पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ये दो बनाएंगे कॉलम और बिंदी, और इसके बीच में एक विवरण चिन्ह। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, ये दो बिंदियां होंगी, दो बिंदुओं के बीच में एक ऐसी पाई खींच देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं विवरण चिन्ह। अगर किसी चीज का विवरण देना होता है तो इसके बाद हम लोग विवरण देते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुनर्युक्ति चिन्ह। पुनर्युक्ति चिन्ह क्या होता है? अब ये दो सेमीकोलन के बीच में रहता है, यानी जो इंग्लिश में सेमीकोलन बोलते हैं, हाँ, दो कामा के बीच में कोई बात को कहनी रहती है। जैसे कोई शीर्षक है, ठीक है, जैसे कोई शीर्षक है, हाँ, जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक, एक विषय है, टॉपिक है, तो हमको इसको बताना है, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, या इस चीज को हम लोग विशेष रूप में बता सकते हैं। तो इसको, इस चिन्ह को दोनों तरफ जो है ये कामा ऐसे ही सीधा ही रहता है, तो ये पुनर्युक्ति चिन्ह है। और अगर कामा ऐसे उल्टा हुआ इधर और इधर दोनों तरफ सीधा हुआ, तो ये उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है, ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह जब किसी की कही हुई बातों को हुबहू रखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और किसी शीर्षक को बताने के लिए पुनर्युक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से चिन्ह हैं। तो इसके बाद आता है लाघव चिन्ह। ये छोटा सा एक चिन्ह लगता है, लाघव चिन्ह। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को शॉर्ट करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर पूरा ना लिखकर हम इतना लिख दिए, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है लाघव चिन्ह का। MBBS, BBS, ठीक है, MBBS। तो अब हम यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को छोटा करने, किसी वाक्य को छोटा करने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह एक गोले के रूप में आता है। ठीक है, लाघव चिन्ह। अब बात करते हैं हम लोग लोप चिन्ह। ठीक, लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह जैसे डॉट 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 आता है ना, इसके बाद ये होता है डॉट 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 डॉट, या हम कहेंगे प्लस 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 प्लस, माने आगे इसी तरह से चलता है। ठीक, तो आगे इसी तरह से चल रहा है, यानी ये लोप चिन्ह है। ठीक है, लोप चिन्ह है। फिर बात करते हैं हम लोग पाद चिन्ह या योजक चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है पाद चिन्ह या योजक चिन्ह। जैसे द्वंद्व समास के बीच में जो चिन्ह प्रयोग होता है वो पाद चिन्ह या योजक चिन्ह होता है। जैसे दिन रात, दिन रात, तो ये छोटा सा जो चिन्ह लगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होगा एक संयोजक चिन्ह, हाँ, योजक चिन्ह में, और एक यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को हम लोग सामाजिक चिन्ह भी, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, और निर्देशक चिन्ह को हम लोग संयोजक चिन्ह कहते हैं। इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को कि योजक में और समासिक में। ठीक है, योजक में और समासिक में। योजक का प्रयोग जो है प्रायः जो है वह विलोम शब्दों के साथ, द्वंद्व समास के साथ, हाँ, ये किया जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह किसी चीज को कहना हो, बीच में छोटा सा हाइफन जिसको बोलते हैं हम लोग, छोटा सा हाइफन दिया जाता है तो योजक चिन्ह करता है। ठीक, दो पदों को वह जोड़ता है, योजक जोड़ता है। ठीक, उसके बाद ये योजक चिन्ह का हो गया। ठीक है, ये योजक चिन्ह। उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये अवग्रह कहलाता है संस्कृत में। ये उल्टा यस जैसा होता है। ठीक है, ये यस जैसा होता है,
इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक, जिसको संस्कृत में हम लोग अवग्रह भी कहेंगे। पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब जो नीचे वाला बिंदु होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, एक भाग वाला चिन्ह देखें ना, तो भाग में ऊपर वाला ज़्यादा होता है, हाँ, ये एकदम सटा होता है, ये पाद बिंदु। देखिए पाद बिंदु ऐसे बनता है, ठीक, भाग होता है ऐसे, ठीक, तो भाग नहीं बनाना है, बस ऐसे ही ले जाना है, भाग जैसा दिखाई देता है, यह होता है पाद बिंदु, ठीक। उसके बाद है हंस पद या त्रुटि विराम। मान लीजिए किसी वाक्य को लिखते समय कोई पद छूट जाता है, कोई अक्षर छूट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग त्रिभुज, उल्टे त्रिभुज जैसी आकृति बनाते हैं और ऊपर लिख देते हैं। इस बिंदु को, इस चिन्ह को ही, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं त्रुटि विराम या हंस पद चिन्ह, त्रुटि विराम या हंस पद चिन्ह, ठीक है। उसके बाद है टीका सूचक टिप्पणी। जब हम लोग देते हैं तो हम लोग टीका सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ये टीका सूचक, स्टार स्टार बना देते हैं, कहीं हैश बना देते हैं जैसा, ठीक है, तो कहीं गोल ऐसे ही बना के पाई बिंदी जैसा बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, कहीं त्रिभुज जैसा आकृति बना के स्टार बना लेते हैं। तो ये जो भी है, मतलब हम टिप्पणी करते हैं तो एक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टीका सूचक चिन्ह, ठीक है, टीका सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक या समानता सूचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं, हिंदी में बराबर का चिन्ह बोलते हैं, ये है तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह। यानी बराबर का जो चिन्ह होता है वह तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह होता है। और उसके बाद होता है समाप्ति बोधक। एक गोल बनाए, बीच में ऐसे ऐसे कर दिए, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, ठीक है, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। देखिए ऐसे समाप्ति सूचक चिन्ह बनता है, ठीक, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ बोर्ड बना देते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक। ये जो 20 चिन्ह हम आपको पढ़ाए हैं, ये 20 चिन्ह जो है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 चिन्ह हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी कुछ एक चिन्ह है, जैसे हमने लिखा है अधोरेखा चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह। अब अधोरेखा चिन्ह क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कुछ शब्द लिखा और किसी शब्द को हाईलाइट करना है, हाँ, कि भारत के परिवार को, हाँ, ठीक है, तो किसके परिवार को, भारत के परिवार। तो हमको मान लीजिए हमको हाईलाइट करना था भारत के परिवार को, तो भारत के परिवार के नीचे क्या करते हैं, एक पाई खींच देते हैं। इस पाई को हम लोग जिसको हम लोग हाईलाइट करना होगा, जिसको हम लोग दर्शाना होगा, बताना होगा कि यही पद है, यही शब्द है या यही पद है, उसको हम जब पाई देकर बताते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अधोरेखा चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, ठीक है। तो ये 20 तरह के कामता प्रसाद के अनुसार, और एक मेरे तरफ से आपको ये वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दे दिया जाए। तो ये अधोरेखा चिन्ह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 21 विराम चिन्हों के बारे में बताया है, ठीक है, 21 विराम चिन्हों के बारे में बताया। यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जैसे कि 2019 में जो पेपर हुआ था, 18-19 में जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि किसी की कही हुई बातों को हुबहू ज्यों का त्यों कहने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई वाक्य समाप्त हो जाता है, तो उस समाप्त वाक्य समाप्ति के बाद कौन सा चिन्ह लगता है, तो वहाँ पूर्ण विराम लगता है। अगर हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं और थोड़े समय के लिए रुकना हो तो वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य को छोटा करके लिखना हो तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य को छोटा करके लिखना हो तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप जानते हैं, जैसे हमने बताया डॉक्टर, तो वहाँ पर एक बिंदी बना देते हैं, ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा गया था। अगर पूछ दे कि किसी वाक्य में लिखते समय कोई पद छूट जाए या कोई अक्षर छूट जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी बात को एकदम समान रूप से दिखाना हो, बताना हो, तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ समाप्त हो जाए, लिखना हमारा समाप्त हो जाए, तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो समाप्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ किसी के बारे में विवरण देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वहां कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन चिन्हों को आपको याद रखना चाहिए। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। देखिए, ये अल्प विराम है कामा जैसा, अर्ध विराम एक बिंदी और एक नीचे कामा, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई, उप विराम या अपूर्ण विराम दो बिंदी, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, प्रश्न पूछने के बाद जो चिन्ह लगता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आश्चर्यजनक चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह एक खड़ी पाई, उसके बाद नीचे बिंदी। निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहेंगे तो एक बड़ी सी पाई होती है, पट पाई होती है। कोष्टक चिन्ह छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह यानी किसी की कही हुई बात को जब कहते हैं तो उद्धरण चिन्ह। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक छोटा कामा, एक कामा होता है जो उल्टा होता है, ठीक, उल्टा होता है, डॉट 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 होता है, मान लीजिए इसमें कुछ लिखा हो, और एक फिर यहाँ सीधा कामा, या इसको हम लोग कहेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक, ये भी उद्धरण चिन्ह का ही उदाहरण है। एक हरा होता है, दोहरा होता है, दो प्रकार के होते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह मैंने आपको बताया, विवरण चिन्ह ये हो गया। पुनरुक्ति चिन्ह, दोनों कामा जो है सीधे होगा, ये पुनरुक्ति चिन्ह, इसके बीच में कुछ रखते हैं हम लोग। लाघव चिन्ह, एक गोल सा बना देते हैं, लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, डॉट 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 या प्लस प्लस, ऐसा हम लोग देखकर बोलते हैं कि आगे यही है, तो यह लोप चिन्ह है। पाद चिन्ह या योजक चिन्ह छोटा सा होता है, समासिक चिन्ह से छोटा होगा। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह वो यश के जैसा होता है। पाद बिंदु, ये पाद बिंदु का चिन्ह है। हंस पद या त्रुटि विराम, त्रुटि विराम ये हंस पद या त्रुटि विराम, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। टीका सूचक या टिप्पणी सूचक, स्टार स्टार देकर हम लोग जो बनाते हैं, लिखते हैं, वह टीका सूचक या टिप्पणी सूचक। तुल्यता सूचक या समानता सूचक, तो बराबर का जो चिन्ह होता है वो तुल्यता सूचक या समानता सूचक होता है। और समाप्ति बोधक चिन्ह एक गोला, बीच में से दो तरफ से लाइट खींची होती है, ठीक है। और लास्ट में हमने आपसे बताया था अधोरेखा चिन्ह, यानी किसी बात को बताना होता है तो उस शब्द के नीचे, उस शब्द के नीचे अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं, नीचे रेखा खींच देते हैं, तो वह रेखा अधोरेखा चिन्ह कहलाती है। क्लियर हुआ? आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों मित्रों को जो है इसको सेंड करिए, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और पुलिस बैच के लिए आप सभी मेरे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। दिशा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर पुलिस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हाँ, वो सब आएंगे। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।